आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां या अधिकार या कार्य। तो अधिकार कहो, कार्य कहो, शक्तियां कहो, लगभग ये सभी एक ही बात है। तो अब इसमें आप आएंगे लोकसभा की विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब होता है कानून बनाने से संबंधित पावर क्या है, क्या अधिकार है, यानी क्या कार्य उसका किस कानून बनाती है, नहीं बनाती है, या बनाती है तो किस तरह के कानून बनाती है, उसमें कितना अधिकार है, उसे अकेले कोई अधिकार है या उसके समकक्ष कोई दूसरी संस्था भी है जो उसको भी अधिकार है। ये सारी बातें जाननी होगी। तो विधायी का मतलब होता है विधि संबंधी अधिकार, विधि संबंधी कार्य, विधि संबंधी शक्तियां। विधि का मतलब कानून। तो देखिए हमने पढ़ा था कि संसद है, संसद भारत की व्यवस्थापिका है और व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना। अब संसद के हमने तीन भाग पढ़े थे, यानी तीन अंगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों ही मिलकर कानून बनाती है, यानी कानून तभी कानून बनेगा जब ये तीनों ही सहमत हो, तीनों ही स्वीकृति प्रदान कर दे, तो ही कानून बनेगा। समझ गए ना। तो अब इसमें लोकसभा का उन दोनों, वो जो एक, चलो राष्ट्रपति को छोड़ो, राष्ट्रपति तो आखिरी में साइन करते हैं। भाई कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? कानून बनाने की प्रक्रिया देखो, एलएस, आरएस लोकसभा और प्रेसिडेंट। कोई कानून, जैसे कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। अब कानून बनाना है ना, मान लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाना है, ऐसा कानून बनाना है। तो जो विधेयक जाएगा, कौन सा विधेयक है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक जाएगा ना, तो यहां से मान लो वो लोकसभा में पेश हुआ, पहले उसको यहां प्रस्तुत किया गया, यहां से पास होगा, पारित होगा, फिर पारित होने के बाद यहां जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होने के बाद क्या होगा? राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर यहां लोकसभा अध्यक्ष के पास, चूंकि ये जो इसका रास्ता है जाने को वो लोकसभा के अध्यक्ष के यहां होके है। तो यहां से पारित होने के बाद राज्यसभा गया, राज्यसभा से वापस लोकसभा आ गया, लोकसभा से फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक कानून बनता है। समझ गए ना। तो ये तो प्रक्रिया कानून बनाने की, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। ये तीनों काम कर चुके होते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून बनता है। अब इसमें क्या आ गया, ये जो दोनों है ना, इनके अधिकार समान नहीं है। कुछ मामलों में समान है, कुछ मामलों में इसको ज्यादा है, कुछ एक मामलों में इसको ज्यादा है। तो अपन यहां पढ़ेंगे कि लोकसभा की क्या स्थिति है, इससे अधिक है, कम है, अपने को ये पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था भारत में सरकारें हैं वो दो स्तर पर है। एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार जिसको संघ सरकार कहते हैं, जो पूरे भारत का शासन चलाती है, उसे भारत सरकार भी कहते हैं। तो एक राज्यों के स्तर पर है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों प्लस उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, वहां भी सरकारें चलती हैं, सरकारें हैं, वहां भी उनका भी अस्तित्व है। तो सरकारें होने का मतलब क्या है कि जैसे वहां संसद है कानून निर्माण के लिए, वैसे ही 28 राज्यों प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं। उन्हें कहते हैं विधानमंडल, वहां कहते हैं उसको संसद। यानी जो संस्था राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण करती है वो कहला रही है संसद, और जो राज्य स्तर पर कानून का निर्माण करती है वो कहलाती है विधानमंडल। यानी उसका कानून, राज्यों वाली जो विधानमंडल है, उसका कानून केवल उस राज्य की सीमा तक ही सीमित रहेगा। राजस्थान का विधानमंडल है तो इसके द्वारा बनाया हुआ कानून राजस्थान की सीमाओं तक ही सीमित है, समझे। लेकिन जो संसद कानून बना रही है वो कानून पूरे भारत पर लागू होता है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर, समझे आप। अब यहां क्या है, आप कहोगे कि साहब कानून बनाने का पावर जैसे राजस्थान के विधानमंडल को भी है और संसद को भी है, दोनों को ही है ना, तो फिर आपस में संघर्ष नहीं होता क्या? टकराते नहीं क्या? ये नहीं टकराते।
इनमें कोई टकराव नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, विवाद नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में एक 7वीं अनुसूची बनाई, हमने पढ़ाया था आपको। और 7वीं अनुसूची में क्या किया उन्होंने, ये क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कौन से मामलों पर कानून बनाने का पावर तो संसद को होगा, और कौन से मामलों पर कानून बनाने का पावर राज्यों के विधानमंडलों को होगा, है ना। इसके लिए क्या किया उन्होंने, 3 सूचियां बनाई, है ना। एक कहलाती है संघ सूची, ये जो लिखा है यहां पे संघीय सूची, एक संवर्धित सूची, और एक होती है राज्य सूची। 3 सूचियां बना दी, है ना। अब ये 3 सूचियों में क्या आ गई, इस सूची में लिखे हुए हैं संघ सूची या संघीय सूची बोलते हैं। इसमें 97 विषय है, 97 सब्जेक्ट्स है, 97 मामले हैं। अब कौन कौन से 97 मामले हैं, जैसे विदेश से संबंधित कोई मामले है, हवाई परिवहन से संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है, मिलिट्री वगैरह, नेवी, एयरफोर्स, या जैसे मान लो बैंक से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, बीमा से संबंधित है। ये कानून, ये विषय ऐसे हैं जो इस सूची में दर्ज है, ठीक है। यानी ये कैसे विषय हैं, ये ऐसे विषय हैं जिनका संबंध पूरे भारत से है। भाई रक्षा, जैसे मिलिट्री है तो उसका संबंध पूरे भारत से ही है ना, एयरफोर्स है तो उसको पूरे भारत की रक्षा करनी है ना, ऐसा थोड़ी गुजरात की करनी है या जम्मू कश्मीर की करनी है, पूरे भारत का मामला है ना। मुद्रा है, करेंसी जारी हो तो रुपए जो छापे जाते हैं तो एक राज्य के लिए थोड़ी छापे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए छाप रहे हैं 2000 के नोट, पूरे भारत में प्रचलन में आते हैं ना, वो तो पूरे भारत में सप्लाई होते हैं। तो ऐसे विषय जिनका संबंध पूरे देश से होता है उनको इस राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो ये जिसको क्या कहते हैं, संघ सूची या संघीय सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट। अब इस संघ सूची पर कानून बनाने का पावर किसको है, केवल और केवल संसद को है, और संसद को है तो फिर लोकसभा को भी है, ठीक है। अब आगे, यानी लोकसभा संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है, इसका मतलब ये हुआ। एक होती है राज्य सूची, इधर आइएगा, राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है, राज्य सूची, उसी अनुसूची 7 में उल्लेखित है ये भी। इसमें 66 विषय हैं कुल। संविधान निर्माताओं ने कितने लिखे इसमें विषय, 66 विषय लिखे हैं उन्होंने। अब 66 में मुख्य रूप से कौन से, पुलिस, जैसे पुलिस है ना, तो पुलिस है, या फिर आपके कृषि है ना, एक स्थानीय स्वशासन, ये ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, तो इनके मामले में अगर कानून बनाना है, पुलिस के मामले में कानून बनाना है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को, संबंधित राज्य को होगा। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में कानून बनाना है तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल बनाएगा, भारत की संसद नहीं बनाएगी। राजस्थान पुलिस के मामले में कोई कानून बनाना है तो राजस्थान का विधानमंडल बनाएगा, ऐसा नहीं कि भाई संसद बनाएगी, समझे आप। तो ये स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतों से संबंधित कोई कानून बनाना है, किसी महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों का स्वरूप क्या होगा, वहां सरपंच को क्या किस नाम से बुलाएंगे, सरपंच के लिए न्यूनतम योग्यता में जैसे शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी कि नहीं होगी, ये कानून कौन बनाती है, राज्य की विधानमंडल बनाती है। इसीलिए तो किसी राज्य में तो सरपंचों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी गई है, आवश्यक कर दी गई है, किसी राज्य में नहीं है। पहले राजस्थान में थी, अभी इस बार हटा दी उन्होंने। तो ये चूंकि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है ये विषय, इसलिए इस पर किसी राज्य में क्या कानून है, किसी राज्य में क्या कानून है? किसी राज्य में सरपंच के लिए 8वीं पास है, आवश्यक होता है, किसी के लिए, किसी राज्य में 10वीं पास आवश्यक होता है, किसी में 5वीं पास आवश्यक होता है। जबकि कुछ राज्य ऐसे जहां शैक्षणिक योग्यता जरूरत वहां है ही नहीं, जरूरी नहीं है, समझे ना। तो ये अलग अलग जो स्थिति आप राज्यों में देखते हैं वो इसलिए है कि इस मामले पर, यानी ये जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायतें हैं, इनके मामले में कानून बनाने का पावर किसको है, राज्य विधानमंडलों को। इसलिए आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं। तो ये राज्य सूची के विषय हो गए। अब ये जो राज्य सूची के विषय, इन पर कानून बनाने का पावर किसको है, राज्य विधानमंडल को। लोकसभा को कोई लेना देना नहीं है, समझे आप। अब यहां एक बात लिखी हुई है कि विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, कौन, संसद बना सकती है। तो संसद बना सकती है तो संसद का अंग लोकसभा, इसलिए लोकसभा ही बना सकती है। विशेष परिस्थिति का मतलब जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया,
तो उस स्थिति में क्या होता है, राज्य विधानमंडलों के जो कानून बनाने के पावर हैं वो पावर सीधे चले जाते हैं संसद के पास, और संसद के पास जाने का मतलब है लोकसभा के पास भी चले गए वो, समझे। तो यहां क्या लिखा है, विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, ये लोकसभा का पावर होता है, उसका अधिकार होता है ना। और कौन कौन सी संघीय सूची पर कानून बनाती है, और अच्छा राज्य सूची का क्लियर हो गया ना। अब राज्य सूची में वैसे तो 352 और 356 वाली स्थिति छोड़ दो आप, या 249 से भारतीय संविधान का अनुच्छेद, उसके तहत अगर राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो भी संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये 3 परिस्थितियां छोड़ दें, बाकी तो राज्य सूची पर कानून बनाने का पावर संबंधित राज्य विधानमंडल को होता है, इसको नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में ही राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है लोकसभा, यानी संसद बना सकती है तो लोकसभा बना सकती है। अब इसमें यहां क्या लिखा हमने, राज्य सूची की बात होगी, संघ सूची की बात होगी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन से विषय लिखे हैं, ऐसे विषय जिनका राष्ट्रीय महत्व भी है, राज्य स्तरीय महत्व भी है, तो इनको क्या, इन पर कानून बनाने का पावर दोनों को ही है। जैसे मान लो शिक्षा है, शिक्षा है ना, या वन है, फॉरेस्ट, इनके मामले में कानून केंद्रीय विधानमंडल यानी राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है, दोनों को पावर है। अब आप कहोगे साहब जो दोनों कानून बना लेंगे तो फिर लागू कौन सा होगा, नागरिक कौन सा कानून मानेंगे, उस संसद का कानून मानेंगे कि ये राज्य के जो विधानमंडलों ने बनाया वो मानेंगे। तो उसमें क्या नियम है, अगर दोनों ही कानून बना रहे हैं तो फिर संसद द्वारा बनाया हुआ कानून लागू होता है, उसको माना जाता है जनता द्वारा, समझे आप। तो ये समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का पावर होता है संसद को, संसद को होता है, इट मींस लोकसभा को होता है। अच्छा अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट एक देखो 3 तो सूचियां हो गई, संघीय सूची, समवर्ती सूची, इसमें 66 विषय हैं, इसमें संघीय सूची में 97 है, इसमें 66 विषय हैं, राज्य सूची में 47 विषय इसमें उल्लेखित है जिन पर दोनों कानून बना सकती है। एक अवशिष्ट विषय, यहां कोई विषयों की संख्या उल्लेखित नहीं है, वहां अवशिष्ट विषय रिज्यूडरी पावर्स, इसका मतलब रिज्यूडरी सब्जेक्ट्स, इसका मतलब यह होता है कि ऐसे विषय, ऐसे मामले जो इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया, और उन पर कानून बनाने का पावर है सिर्फ संसद को। संसद को होने का मतलब है लोकसभा को। कौन से, जैसे मान लो साइबर कानून है, बनाना है, साइबर अपराध होते हैं ना, अब साइबर अपराध से संबंधित जो साइबर विषय है वो इन तीनों सूचियों में कहीं उल्लेखित नहीं है ना, तो उसे अवशिष्ट विषय माना जाता है, और उस पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ पावर किसको होता है, संसद को होता है। संसद मींस फिर लोकसभा को भी होता है। तो ये तो कानून बनाने का पावर हो गया, यानी आप क्या समझे कि लोकसभा को कानून बनाने का पावर है, संसद को पावर है, इसलिए चूंकि लोकसभा संसद का अंग है तो उसे पावर है। कौन से मामले में पावर है, तो आप समझेंगे एक तो संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर, और विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, समझे। अब यहां आपको यह जानना है कि जैसे विधेयक जो होता है ना, कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है, उसे प्रस्ताव भी कह सकते हैं अपन। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। अब साधारण विधेयक को समझो, इसके लिए पहले ये जानो आप कि धन विधेयक क्या होता है। ऐसा विधेयक जिससे सरकार की इनकम बढ़नी हो या घटनी हो, सरकार द्वारा कोई नया टैक्स लगाया जाना हो, या पहले से लगा हुआ है उसको हटाया जाना हो, या सरकार ने जो टैक्स लगा रखा है उसकी रेट को कम ज्यादा करनी हो। निगम कर की रेट 30% थी, उसको 22.5% किया गया, समझे। या सरकार के खजाने से, सरकार की संचित निधि से कोई पैसा खर्च किया जाना हो, उससे कोई पैसा निकालना हो, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे संचित निधि में पैसा आना हो, यानी सरकार की आय आनी हो, उसको इनकम होनी हो, ऐसे विधेयकों को कहते हैं धन विधेयक। बजट सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका, बजट। तो अब इसमें क्या है, एक तो धन विधेयक हो गया आपके, धन विधेयक की परिभाषा समझ गए ना, पैसे से जिसका संबंध होता है, पैसा आना हो सरकार के या जाना हो सरकार के यहां से, उससे संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। सरकार को कोई पैसा भी खर्च करना होता है ना, तो धन विधेयक लाना होता है संसद में। और धन विधेयक
जब पास होता है तो सरकार, ये माना जाता है कि सरकार को संसद से स्वीकृति मिल गई पैसा खर्च करने की। तो अब इसमें एक तो धन विधेयक हो गया, फिर हो गया संविधान संशोधन विधेयक। देखो संविधान में 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं ना, तो उनमें जो बातें लिखी हुई उनमें समय समय पर संशोधन किए हुए हैं। अभी 104 संशोधन हो चुके हैं। तो ये जो संशोधन किए, संशोधन का मतलब होता है कि जैसे संविधान में कोई बात लिखी हुई है उसको बिल्कुल मिटा देना, डिलीट कर देना, एक तो ये संशोधन कहलाता है। या कोई बात लिखी हुई हो उसमें थोड़ा कोई चेंज करना हो, थोड़ा बहुत, कि मताधिकार की आयु जैसे 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल कर दी, ये भी संशोधन कहलाता है। या संविधान में कोई नई बात जोड़नी हो कि आर्थिक रूप से आरक्षण देय होगा, जैसे ये बात जोड़ दी, पहले सामाजिक और शैक्षणिक रूप ही लिखा हुआ था, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण देय होगा, तो ये आर्थिक शब्द जो जोड़ा ये भी संविधान संशोधन ही कहलाएगा। तो ये जो संविधान संशोधन का कार्य है ये भी संसद द्वारा किया जाता है ना। अब आप जानते हैं कि संविधान संशोधन में लगभग जो, अच्छा यहां थोड़ा डिटेल में बता देंगे आपको, अभी यहां ये समझ लो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में क्या है, राज्यसभा के समान शक्ति प्राप्त है इसको, इसको क्या है, राज्यसभा के समान। अब ये कैसे, अभी समझो इसको। तो ये तो संविधान संशोधन विधेयक समझ गए आप, संविधान में कोई मॉडिफाई वो संशोधन अमेंडमेंट करना हो, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक। अब इन दोनों विधेयकों के अलावा कोई विधेयक हो उसे कहते हैं साधारण विधेयक। तीनों में फर्क क्या हुआ, एक धन विधेयक पैसे से संबंधित, संविधान संशोधन विधेयक संविधान में कोई चेंज करना हो। इन दोनों के अलावा जितने भी विधेयक है वो सभी साधारण विधेयक कहलाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक आया ना, अधिनियम बना 5 अगस्त, अभी आपने अगस्त 2019 में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में जो 370 अनुच्छेद वहां पे लागू था उसमें भी काफी बड़ा फेरबदल किया, लगभग उसके जितने प्रावधान थे वो सभी हटा दिए गए। अब वहां लिखा हुआ है 370 में क्या लिखा आज की तारीख में कि भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद वहां लागू होंगे कश्मीर में, ऐसा लिख दिया गया। तो बड़ा वहां पे फेरबदल किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है वो इस श्रेणी का विधेयक है, साधारण विधेयक। अब ये जो साधारण विधेयक होते हैं ना, इसमें दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। मतलब क्या, मैं आपको यहाँ तुलना करके बता रहा हूँ कि इसको ज्यादा पावर है कानून निर्माण में या इसको ज्यादा, इस पर बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो साधारण विधेयक है इनके मामले में क्या स्थिति दोनों की, तो साधारण विधेयक मान लो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो बनाया इन्होंने, वो विधेयक आया, तो जितना राज्यसभा को पावर है उतना ही लोकसभा को, यानी लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, समझे, वहां से पारित होगा। अगर राज्यसभा पारित करती है तो ही वो पारित समझा जाता है। एक तो ये स्थिति। दूसरा क्या है कि साधारण विधेयक पहले लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसमें ऐसा नियम नहीं है कि साहब पहले इसको लोकसभा में पेश करेंगे, शुरुआत वहां से ही करेंगे, ऐसा नहीं है। धन विधेयक में क्या है, पहले लोकसभा में ही पेश होता है फिर राज्यसभा में जाता है। साधारण विधेयक में ऐसा नहीं है। साधारण विधेयक में क्या होता है, आप राज्यसभा में पेश कर सकते हो। तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ, इस मामले में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 5 अगस्त 2019 को कहां रखा गया, पहले राज्यसभा में पेश किया अमित शाह ने जाके, समझे आप, और फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया ना, याद होगा आपको। तो कैसे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधारण विधेयक है, जम्मू कश्मीर वाला विधेयक साधारण विधेयक था, तो उसके मामले में दोनों को समान पावर है, यहां भी पेश कर सकते हैं पहले, यहां भी पेश कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई कि भाई पेश करने के मामले में तो कहीं दोनों में यहां भेदभाव किया हुआ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो यहां साधारण विधेयक के मामले में, पेश करने के मामले में कोई फर्क नहीं है। अब एक दूसरा आधार होता है कि उसमें भी तो कोई असमानता नहीं है। कौन सा आधार, कि जो पारित करे, मान लो यहां से पारित होके पहले हमने लोकसभा में पेश किया, अब वो गया राज्यसभा में, अब लोकसभा में तो पारित हो गया, आधे से अधिक सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान कर दिया। राज्यसभा में जाते वहां क्या हुआ, आधे से अधिक सांसदों ने उसके पक्ष में नहीं उसके खिलाफ मतदान कर दिया, यानी वो खारिज हो गया, वो फेल हो गया विधेयक वहां। अब क्या करें, अब लोकसभा ने तो सोच रखा कि नहीं कानून तो बनाना ही है ना। अब इसमें एक प्रावधान किया है कि जैसे कोई विधेयक यहां से पास होके गया, लोकसभा से पास हो गया, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में वो खारिज हो गया, है ना। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। इसी जम्मू कश्मीर विधेयक की बात करते हैं अपन। तो मान लो अपन बात करें
कुल मत, और यहां मान लो लोकसभा राज्यसभा, है ना, नहीं यहां इसको ऐसे समझो, पक्ष और विपक्ष, LS और RS, इसको समझिए आप। जैसे लोकसभा में विधेयक जब पेश हुआ ना शुरू में, तो यहां मान लो लोकसभा की सदस्य संख्या कुल 543 है अध्यक्ष समेत। अब मान लो 540 आदमी उपस्थित थे उस दिन, 2 आदमी एब्सेंट थे, तो 540 आदमियों ने मतदान किया ना, उसमें ये मान लो कि 300 ने, कुल मतदान कितने आदमियों ने किया, 540 ने, कुल मत पड़े 540 लोकसभा में, उसमें से पक्ष में दिया 300 आदमियों ने और विपक्ष में दिए 140 आदमियों ने, तो यहां तो पास हो गए लोकसभा में, तो कोई दिक्कत ही नहीं लोकसभा में। एक सेकेंड, 240 है ना, यहां गलत कर दिया हमने, हाँ 300 यहां हो गया, 240 हो गया, तो कितना हो गया, 540 हो गया ना। तो क्या समझे आप, यहां से पारित हो गया भाई, ये ज्यादा आधे से अधिक चाहिए ना पारित होने के लिए, जितने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले लोग हैं उसका आधे से अधिक से पारित होना चाहिए, ये नियम होता है जब कोई विधेयक पास कराते हैं साधारण विधेयक के मामले में। तो अब ये गया ना, पास हो गया, अब गया राज्यसभा में, यहां से पास होने के बाद राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245, अब मान लो 240 उपस्थित थे उस दिन, 240 लोगों ने वोट डाले, 240 में से आप ये मानो कि 100 ने तो फेवर में डाला, 140 ने उसके खिलाफ डाल दिया, नहीं जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं करना है, जम्मू कश्मीर को राज्य ही रखेंगे, उसको 2 भागों में नहीं बांटेंगे, कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाना है। तो यहां क्या हुआ, 2-3 खिलाफ कितने आ गए, 140, और पक्ष में आए 100, तो यहां क्या हुआ, फेल हो गया, है ना। अब लोकसभा ने तो सोच रखा कि नहीं, इसको जम्मू कश्मीर का तो पुनर्गठन कराना ही कराना है। अब आप इसको समझना, अमित शाह ने तो सोच ही रखा था कि नहीं ये तो करना ही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी निश्चित कर रखा था कि नहीं जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन तो करना ही करना। अब कैसे करते हैं, अगर राज्यसभा में फेल हो जाए मामला, तो अब क्या करेंगे, यहां क्या प्रावधान है भारत में, संयुक्त बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति जी। तो संयुक्त बैठक में क्या होता है कि इन दोनों को साथ बिठाएंगे, फिर क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। अब ये संयुक्त बैठक जो होती है ना, उसमें टोटल एक साथ बैठेंगे ये, तो कितने हो गए, 780 कुल, है ना। अब वोटिंग होगी यहां, तो 780 की वोटिंग होगी ना, तो 780 में से वही 300 तो पक्ष में डालेंगे, इधर 100 ही पक्ष में डालेंगे, तो 400 पक्ष में तो जाएंगे कितने, 400, और विपक्ष में कितने जाएंगे, 380 जाएंगे ना। अब आप मेरे को बताइए, अब यहां क्या होता है संयुक्त बैठक में कि ये जो टोटल संख्या जो होती है ना, जितने उपस्थित होते हैं संयुक्त बैठक में, उनका आधे से अधिक मत उस विधेयक के पक्ष में होना चाहिए, यानी जो वोट पड़े 780, इनके आधे से अधिक वोट इसके पक्ष में पड़ने चाहिए, तभी ये पुनर्गठन विधेयक पास माना जाएगा। तो यहां तो आधे से अधिक यानी 400 पड़ रहे हैं, आधे से अधिक है काफी, समझिए। तो ये क्या पास माना जाएगा, यहां ये पारित हो गया साहब, ये संयुक्त बैठक का ऐसा प्रावधान किया हुआ है। अभी तक भारत में पिछले 70 सालों में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, वैसे बुलाते नहीं है, इसमें बहुत ही जरूरी होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में होता है। अगर ऐसा नहीं मानती मान लो राज्यसभा के, नहीं हम तो इसको पुनर्गठन नहीं करेंगे, जैसा जम्मू कश्मीर वैसा वैसे रहने दो, तो फिर क्या करते अमित शाह, क्या करते, फिर वो कहते राष्ट्रपति जी से ऐसा करो, राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला लो, आप दोनों को साथ बिठाओ, इनको साथ बिठाएंगे तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल संख्या का आधे से अधिक चाहिए। अब टोटल संख्या में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, इधर 300 इसके फेवर में, 300 और 100, 400 तो पक्ष में हो गए, और उधर ये 340 380 खिलाफ हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी यहां जीत किसकी हुई, संयुक्त बैठक में लोकसभा की जीत होती, तो इसका पलड़ा भारी है ना लोकसभा का, समझ गए। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां पे क्या लिख रहे हैं कि साधारण विधेयक लगभग राज्यसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लगभग शब्द जो इस्तेमाल किया ना, लगभग, इसका मतलब ये है कि भाई ज्यादातर मामलों में तो बराबर ही है, लेकिन अगर अड़ जाए लोकसभा कि नहीं हमें तो पारित कराना ही है, तो फिर
इसलिए लगभग इस्तेमाल हुआ, नहीं मतलब पूरी तरह से इसके समान नहीं है, इससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा है ना, यहां तो एकाधिकार हो गया ना एक तरह से, यानी इससे ज्यादा भी है, इसलिए लगभग शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी राज्यसभा से अधिक है इसको पावर यहां भी, लेकिन अधिकांश मामलों में लगभग समान ही है, क्यों अधिकांश मामलों में वहां से पारित हो जाता है राज्यसभा में भी, वो भी अड़ंगेबाजी करती नहीं है, तो हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर ये प्रावधान है इसमें। तो आप ये याद रखेंगे कि साधारण विधेयक के मामले में दोनों की शक्तियां लगभग बराबर है, लोकसभा राज्यसभा की। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की तुलना कर रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा को किस में से किसको ज्यादा पावर है कानून बनाने के मामले में। अब धन विधेयक पे आइए साहब आप, धन विधेयक में क्या होता है, लगभग एकाधिकार है। कैसे? धन विधेयक में ये नियम है, अनुच्छेद 109, वहां ये लिखा हुआ है धन विधेयक के मामले में कि यदि, पहली बात तो धन विधेयक पेश ही लोकसभा में होता है, इसको एकदम याद रखना आपको, धन विधेयक पेश ही कहां होगा, लोकसभा में। उसको ऐसा नहीं है, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित जो विधेयक था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, उसको सबसे पहले कहां रखा गया, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में रखा गया, उसके बाद 6 तारीख को फिर यहां लाए। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता, धन विधेयक पहले हर स्थिति में यही रखा जाएगा। धन विधेयक का सबसे बड़ा उदाहरण है बजट। अब चलो आप 1 फरवरी 2020 इस साल कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया सुबह 11 बजे संसद में, ये लिखा हुआ था अखबार में, लेकिन आपने नीचे ये भी लिखा हुआ होगा कि लोकसभा में पेश किया। हर बार लोकसभा ही आता लिखा हुआ, राज्यसभा कभी नहीं आएगा, क्योंकि 109 में, अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्या समझे? धन विधेयक को कभी भी पहले राज्यसभा में नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है भाई, निर्मला सीतारमण आई जैसे, तो अब इसमें वो जैसे संसद में एंटर हुई ना, तो राज्यसभा और लोकसभा आमने सामने, ये दोनों बीच में सेंट्रल वो केंद्रीय कक्ष होता है बीच में, जो इनको संयुक्त रूप से बिठा देता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो इधर राज्यसभा के सांसद भी इंतजार कर रहे थे, चलो बजट में उत्सुकता रहती बजट के दिन सांसदों को भी, उनको भी पहले कुछ नहीं मालूम होता है कि चलो आज के कौन सा टैक्स बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या स्कीम आ रही है सरकार की, कहीं एमपी ले जो सांसद कोष है उसमें तो पैसे नहीं बढ़ा दिए या घटा नहीं दिए, ऐसे उत्सुकता रहती। तो वो भी गेट पे खड़े हुए, राज्यसभा के सांसद भी, चलो निर्मला जी आएंगी, इधर लोकसभा वाले भी खड़े हैं, तो राज्यसभा वालों ने बुलाया कि पहले इधर आ जाओ, नहीं इधर नहीं आऊंगी, 109 अनुच्छेद नहीं आने दे रहा मेरे को, 109 ये कह रहा है कि नहीं पहले आपको लोकसभा में जाना है। तो 109 की वजह से निर्मला सीतारमण को पहले लोकसभा के गेट में एंटर करना पड़ा, और वहां जाके उन्होंने वो जो बजट था पहले लोकसभा में पटल कर रखा, समझे? तो वो क्यों रखा जाता है? इस अनुच्छेद 109 की वजह से। इसमें लिखा हुआ है कि पहले धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत शब्द है ये, प्रस्तुत का मतलब होता है पेश करना, इंट्रोड्यूस करना, पहली बार रखना उसको, तो समझ गए ना। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस मामले में, पेश करने के मामले में यहां क्या है, लोकसभा को पावर ज्यादा है राज्यसभा की तुलना में, हो गया ना ज्यादा। साधारण विधेयक में ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पहले यहां रखा गया राज्यसभा में, फिर आया यहां पे, उसमें लोकसभा को ये अधिकार नहीं, लेकिन इसमें है धन विधेयक में। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि धन विधेयक जब यहां से पारित हो जाएगा ना, लोकसभा से पारित होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास क्या पावर है, अगर वो मान लीजिए यहां से पारित होने के बाद वहां गया और वो 14 दिन तक उस पर कुछ नहीं करती, पटक देती कि देख लेंगे, आया ही तो है, 14 दिन ही तो हुए हैं, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, 14 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन से ज्यादा होते क्या होगा, उस विधेयक को स्वतः ही राज्यसभा द्वारा पारित किया हुआ मान लिया जाएगा। लोकसभा मान लेगी कि अच्छा इसका मतलब पारित हो गया वहां से, हालांकि उन्होंने किया ही नहीं, नियम बना हुआ ऐसा कि 14 दिन के अंदर अंदर इसको पारित करना जरूरी है, नहीं करेंगी तो क्या करेंगे, इसको पारित किया हुआ मान लेंगे लोकसभा की तरफ से कि भाई हाँ राज्यसभा ने पारित कर दिया, और फिर राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है वो साइन होने 14 दिन बाद, और वहां साइन हो जाते हैं, और धन विधेयक को राष्ट्रपति जी भी लौटाते नहीं है, तो वहां जाते वो कानून बन जाता है। यानी धन विधेयक पे एकाधिकार है लोकसभा का कि इसको रोक नहीं सकती। या मान लो उसने 10 दिन में जाते ही उसमें पास तो कर दिया, लेकिन पास करके क्या आगे उसमें कोई चेंज कर दिया अधिनियम में, बजट में, कि नरेगा में जैसे सरकार ने प्रावधान रखा 60,000 करोड़ का कि इस साल
2000 वित्तीय वर्ष 2020-21 में हम क्या करेंगे, 60,000 करोड़ रुपए नरेगा पे खर्च करेंगे। उन्होंने काट के कर दिया कि नहीं 40,000 खर्च करो, 40,000 करोड़ बहुत है ना, तो वहां लेबर काम करती है, दूसरे भी खर्चे बहुत हैं, इसकी कोई उपयोगिता तो है नहीं, फोकट में पैसा जा रहा है, कोई आधारिक संरचना का विकास नहीं हो रहा वहां, तो इस पैसे को दूसरे बिजली बनाने में, सड़क बनाने में, नहर बनाने में खर्च करो। तो मान लो ऐसा नोट लगा के इन्होंने भेज दिया या पारित तो कर दिया। अब ये जो संशोधन किया कि 60,000 करोड़ को कम करके 40,000 करोड़ मनरेगा में खर्चा, वो माने या नहीं माने वो इसकी इच्छा पर है लोकसभा की। क्या समझे कि राज्यसभा उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, परंतु मानना एलएस यानी लोकसभा की इच्छा पर है। अपन यहां देखो इस हेडिंग पे चल रहे हैं, अभी वित्तीय धन विधेयक समझेंगे ना, तो उसके लिए उसकी वित्तीय शक्तियां क्या है, तो इसमें अपन ये बता रहे हैं आपको कि लगभग एकाधिकार है। एकाधिकार कैसे है कि पहले तो पेश यही होगा, ये भी एकाधिकार हो गया। दूसरा एकाधिकार क्या है कि राज्यसभा उससे केवल अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना जरूरी है, नहीं करेगी तो पारित किया हुआ मान लेंगे। और राज्यसभा उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, सुझाव देने का पावर तो है उसको कि 40,000 करोड़ करो, परंतु मानना लोकसभा की इच्छा पर, वो माने या नहीं माने उनकी इच्छा है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं 60,000 करोड़ ही खर्च करेंगे, तो 60,000 करोड़ वाला ही लिखा हुआ जाएगा उसमें विधेयक में, राष्ट्रपति के पास जब जाएगा वो साइन होने। तो समझे आप, तो यहां हमने क्या कहा आपसे, ये नीचे देखिए वित्तीय पावर क्या लोकसभा की, वित्तीय मामलों में या वित्तीय अधिकार जो है उसकी वित्तीय शक्तियां या वित्तीय कार्य जो है उनके मामले में विशेषता ये है कि लगभग एकाधिकार है इसका लोकसभा का, है ना। लगभग शब्द इसलिए लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा उसको 14 दिन डिले कर सकती है। 14 दिन तक तो इनको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 10 दिन हुए चलो यार अपन तो पारित किया हुआ मान लेते हैं, नहीं। इतना तो प्रावधान है संविधान में कि भाई 14 दिन तक इसके पास रह सकता है, वो 14 दिन वो ले सकती है उसको पारित करने में, संशोधन करने में, लौटाने में। लेकिन 14 दिन तक अगर लौटाया नहीं इसने वापस, चाहे खारिज करके, पारित करके, खारिज भी कर दे बिल्कुल कि हम तो अस्वीकृत करते हैं साहब, बजट को बढ़ाना ही नहीं, बजट चाहिए नहीं, तो जो भी करना है 14 दिन के अंदर करना है। अब 14 दिन के अंदर नहीं करती है तो पारित किया हुआ मान लेंगे, या 14 दिन के अंदर मान लो 10 दिन में कर दिया उसने, तो क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो उसको मानना नहीं मानना भी लोकसभा की इच्छा पर है। तो लगभग एकाधिकार हो गया ना, लगभग, वैसे अपन एकाधिकार ही लिखते रहेंगे, लगभग शब्द इसलिए लिखा कि भाई 14 दिन का तो थोड़ा बहुत इसको क्या है लटकाने का पावर है राज्यसभा को, समझ गए। तो वित्तीय पावर्स आप देख सकते हैं, वित्तीय मामलों में तो लोकसभा को एकाधिकार है, ऐसा क्यों किया गया है इसको भी समझ लो। भारत में संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा में तो सांसद जो होते हैं या जो उसके सदस्य होते हैं वो कहां से चुन के जाते हैं, राज्यों से, राज्यों की विधानसभाएं चुनकर भेजती है उनके निर्वाचित सदस्य, और ये जो लोकसभा सदस्य इनको चुनकर भेजती है कौन, भारत की आम जनता। इसलिए तो निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता चुन के भेजती है ना। अब ये जो धन विधेयक होता है, हमने क्या कहा, इसका संबंध पैसे से होता है, या तो टैक्स लगाना है, या टैक्स हटाना है, या घटाना है, या बढ़ाना है। तो टैक्स किस पे लगाया जाएगा, भारत की आम जनता पर, आम जनता से लिया जाएगा ना पैसा, या पैसा खर्च भी कर रहे हैं, जैसे मनरेगा का पैसा खर्च किया जाना है तो वो खर्च कर रहे हैं तो आम जनता भी खर्च करेंगे, यानी वो पैसे का जो संबंध है सरकार का वो आम जनता से है। और आम जनता के आदमी कहां बैठे हैं, लोकसभा में। तो पहले यहां पेश क्यों कर रहे हैं कि पहले इनको मालूम होना चाहिए कि बजट में क्या टैक्स बढ़ा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, इसलिए पहले यही पेश करते हैं। लोकसभा जनता के आदमी बैठे हैं ना यहाँ, भाई जनता के आदमी वही तो जनता का फेवर करेंगे यहाँ। और जैसे इनको मालूम होना चाहिए कि क्या टैक्स घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अधिकार भी इनको ही होना चाहिए कि कितना पैसा मनरेगा में खर्च करना है या नहीं करना है, वो भी पावर इनको ही होना चाहिए क्योंकि जनता के आदमी है। वो जनता के आदमी नहीं है, कौन से, राज्यसभा वाले, वो उनको तो राज्यसभा ने राज्यों ने चुन के भेजा है। आप देखो इसका अनुमान लगा सकते हो, जैसे भारत में अभी राजस्थान की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन यहां से आम जनता कोई नहीं जानती कि राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर है, वो भी सांसद है अभी और राज्यसभा से है, राजस्थान विधानसभा ने चुन के भेजा है अभी उनको, लेकिन कोई नहीं जानती, जबकि वो आदमी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हुए हैं, भारत के वित्त मंत्री रहे हुए हैं, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण आया 1991 में वो सारा उन्हीं की देन मानी जाती है। फिर भी आज ये नहीं माना, आज किसी आदमी को मालूम नहीं, आम आदमी को राजस्थान की है कि वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यसभा में। लेकिन मान लो
अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से भागीरथ चौधरी है सांसद। क्या समझे, भागीरथ चौधरी है। अब भागीरथ चौधरी साधारण से सांसद है, मनमोहन सिंह के सामने तो क्या है, लेकिन इनको फिर भी पूरा राजस्थान जानता है कि ये सांसद है, राजस्थान से है, कहां से है, लो अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। तो समझे, क्योंकि जनता के हैं, जनता चुन के भेजती है ना, इसलिए इनको वहां भागीरथ चौधरी को महत्व ज्यादा दिया हुआ है बजट के मामले में। ये लोग, इनके सरीके जो पूरे भारत के सांसद है 543, उनको पावर ज्यादा है, क्योंकि जनता इनको ही जानती है, जनता ने चुन के भेजा है, इसलिए लोकसभा को पावर अधिक दिया हुआ है। समझे। अब चलेंगे वित्तीय पावर हो गए इसके। फिर हमने क्या बताया आपको, संविधान संशोधन। इसमें नीचे आओ, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति क्या है इसको। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान से देखो, संशोधन तो मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तरीका क्या होगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है ना। अब 368 में ये लिखा है कि भाई एलएस को, यानी लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर, आरएस मतलब राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में, थोड़ा गैप है यहां, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। अधिकांश भाग में संसद अकेले ही संशोधन कर सकती है। अब आप समझना, इसमें क्या लिखा, अधिकांश भाग में संसद अकेले ही संशोधन कर सकती है। तो अब क्या है कि संसद जो अकेले संशोधन करती है ना भाई, दो तरह के मामले हैं यहां संशोधन में। एक तो ज्यादातर संख्या ऐसी है जिनको अकेले संसद ही कर देगी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। संसद प्लस राष्ट्रपति, मतलब संसद ही, राष्ट्रपति भी संसद के आएंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों ही मिलकर कर देंगे, यानी संसद अकेले ही कर सकती है संशोधन। ज्यादातर, लगभग सभी मामलों में मान लो, कुछ एक मैटर ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, या इस 368 में कोई संशोधन करना हो, तो फिर क्या होता है, भारत के जो आधे राज्य है ना, वहां के विधान मंडलों का अनुसमर्थन या उनकी स्वीकृति भी लेनी होती है। कुछ एक मैटर है ये। तो आप ये मानो कि भारत में संशोधन करने का, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो लगभग संसद के पास ही है। संसद के पास है ना, तो संसद के पास है। तो अब अपने को यहां ये देखना है कि संसद के ये दो अंग है जो लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से इससे ज्यादा है कि इससे ज्यादा है। चूंकि अपन लोकसभा की पावर्स पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा की यहां क्या स्थिति है, तो इसमें क्या जानेंगे आप, जो संविधान संशोधन विधेयक है, दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे यहां रखो पहले या यहां रखो, कहीं भी पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक की तरह नहीं है कि साहब पहले जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, यहां धन विधेयक वाला नियम लागू नहीं होता। संविधान संशोधन में क्या होता है, आप राज्यसभा में भी रख सकते हो। तो यहां पेश करने के मामले में दोनों को समान पावर है ना, समान हो गया। अब है पारित करने के मामले में क्या पावर है, कि जैसे मान लो यहां रखा हमने पहले लोकसभा में है, मान लो आरक्षण विधेयक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण देने का अधिनियम बनाया गया, उसकी बात करते हैं। वो 124वां संशोधन विधेयक था वो। तो 124वां संशोधन विधेयक जो बाद में बना, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 124वां जो संशोधन विधेयक था, मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ, फिर यहां जाके राज्यसभा में गया, यहां से पारित हो गया, वो पारित होने के बाद गया वो राज्यसभा में। अब राज्यसभा अगर खारिज कर देती है उसको, है ना, यहां अगर उसको पारित नहीं करती है, तो उसमें क्या प्रावधान है। यहां जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के मामले में तो हमने दोनों को साथ बिठा लिया था, यहां बिठाया था ना, लेकिन यहां ऐसा प्रावधान नहीं है, दोनों साथ नहीं बैठेंगे। अगर उसने खारिज कर दिया कि नहीं देना आरक्षण, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, और इसमें ये भी है, अगर राज्यसभा उस संशोधन विधेयक को पास तो करती है, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल कर देती है कि जैसे आप 10% आरक्षण दे रहे हो तो इसको घटा के थोड़ा 8 कर दो, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 8 कर दिया, तो फिर इसको 8 मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे ना तो विवाद रहेगा, तो फिर दोनों में या तो सुलह करेंगे, कैसा करते हैं, नो कर देते हैं,
यानी इसकी सहमति, इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा संविधान संशोधन के मामले में। इसको और इसको बराबर पावर है। इसका मतलब है आपको क्या याद रखना है कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों को एकदम समान पावर है। दोनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है वो साइन होने, और फिर अधिनियम बनता है। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि दोनों को सामने में बिठा के पारित करा लेंगे, समझे। तो एक संविधान संशोधन विधेयक ऐसा है, लिखा नहीं संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा के समान शक्ति प्राप्ति, यानी संविधान संशोधन संबंधी शक्ति तो है इसको, लोकसभा को संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है, लेकिन राज्यसभा के समान ही है। ऐसा नहीं वित्तीय शक्तियों के समान के भाई राज्यसभा को कुछ नहीं है, सारी की सारी इसी को ये केवल 14 दिन तक ही लटका सकती है, यहां ऐसा नहीं है। दोनों को एकदम बराबर पावर है यहां संविधान संशोधन में, ये याद रखेंगे। यानी जो 368 के तहत संशोधन किया जाता है उसमें दोनों को ही बराबर पावर है, एकदम याद रखेंगे। अच्छा, इसमें ये संघ सूची के विषय लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसमें जाएंगे आप 97 विषय संघीय सूची या संघ सूची में, और इसमें 47 विषय है ना, और राज्य सूची में 66 विषय, ये मूल संविधान में थे। अब क्या है, अभी वैसे चेंज हो गया है, 100 इसमें 100 हो गए हैं, संघ सूची में कुछ चेंज हुआ है, संशोधन हुआ है, और उसमें इसमें 52 हो गए हैं और इसमें 62 हो गए हैं। लेकिन आपको जो आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें बस ये याद रखना, मूल संविधान में ये विषय थे 97, 47 और 66 याद रखिए। अगर वैसे आप रखना चाहें तो 100 ये, और ये 52 अभी, और वो 62 राज्य सूची के। लोकसभा के अन्य कार्य, अन्य शक्तियां क्या है, इसमें निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य है। निर्वाचक मंडल मतलब, निर्वाचक का मतलब होता है वोटर से, यानी निर्वाचन करने वाला वो निर्वाचक कहलाता है। निर्वाचक मंडल, यहां किसका निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और भारत की जितनी विधानसभाएं हैं 31 विधानसभाएं, इनके निर्वाचित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। उस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा भी है ना। लोकसभा हमने क्या कहा आपसे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और विधानसभा भी है, वीएस विधानसभा, 31 विधानसभाएं, इनके सभी के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी, भारत का प्रथम नागरिक जो है, उसके निर्वाचन में इनका अहम रोल होता है लोकसभा का, और यहाँ पे लगभग इनके समान ही इनको अधिकार प्राप्त है। अब आगे ये तो समझ गए आप। अनुच्छेद 54 याद रखना है एकदम से। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें यही होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब लोकसभा में तो अब तो सारे निर्वाचित ही सदस्य, पहले 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे मनोनीत। आज की तारीख में लोकसभा तो पूरी की पूरी जनता द्वारा निर्वाचित है, ये याद रख लेना आप इस बात को। वो छोड़ दो पुराना डर रहा है कि साहब एंग्लो इंडियन 2, मनोनीत तो कोई है ही नहीं। राज्यसभा में जरूर 12 मनोनीत होते हैं, और राज्य की विधानसभाओं में भी जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान था ना वो खत्म कर दिया, वहां भी कोई मनोनीत नहीं रहा। तो लोकसभा, विधानसभा ये पूरी की पूरी निर्वाचित हो गई। ये जो राज्यसभा है आरएस, उसमें जरूर 12 मनोनीत होते हैं। तो ये सभी, यानी लोकसभा का अपन क्या पढ़ रहे हैं, लोकसभा के अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। एक शक्ति ये है, एक उसका एक अधिकार ये कि वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अनुच्छेद 54 याद रखना है। एक कार्यपालिका पर नियंत्रण, नियंत्रण कैसे रखती है कार्यपालिका का मतलब समझे ना। हमारे पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा, उनमें हमने आपको बताया था शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो व्यवस्थापिका में हमने बताया था कानून निर्माण करने वाले लोगों के समूह को कहते हैं व्यवस्थापिका, कानून लागू करने वाले लोगों के समूह को कहते हैं कार्यपालिका। जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, चाहे व्यवस्थापिका कर रही है, कार्यपालिका कर रही है, आम जनता कर रही है, तो उल्लंघन करने वालों को सजा देने का जो काम करते हैं वो लोग कहलाते हैं न्यायपालिका। तो यहां हमने क्या बताया, व्यवस्थापिका में आपको बताया संसद, संसद के 3 भाग बताए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इधर हमने कार्यपालिका में 2 भाग किए थे। कार्यपालिका में क्या किया, एक तो
स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। पहले हमने बताया नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में हमने आपको बताया राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका में हमने फिर वापस दो विभाजन किए, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी आ गए, नौकरशाही आ गई, जो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि हम संघ सरकार को पढ़ रहे हैं, भारत सरकार को पढ़ रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय सरकार को पढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी केवल वही नौकरशाही आएगी जो केंद्र सरकार के विभागों में काम करती है। और एक हमने बताई थी आपको अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें सभी मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री सहित। तो ये जो कार्यपालिका है, मुख्य रूप से जो ये अस्थायी कार्यपालिका है, कौन, मंत्रिपरिषद बताई थी ना हमने, मंत्रिपरिषद में सभी आते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सभी इसके अंग होते हैं। आप देखेंगे पिछले वीडियो तो बिल्कुल हमने बहुत विस्तार से समझाया था ये। अभी वापस कार्यपालिका का नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, जब इसको पढ़ेंगे भारत की मंत्रिपरिषद को, तो उसमें और बताएंगे। अभी आप यहां समझ लो कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी मोदी जी और उनके जितने मंत्री हैं, उसको कहते हैं मंत्रिपरिषद। तो मोदी जी और उनके मंत्री सामूहिक रूप से क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये है ना। यानी ये क्या करते हैं, नियंत्रण कैसे रख रही है लोकसभा नियंत्रण कैसे रखती है, सवाल पूछती रहती है मंत्रियों से, चलो बताओ बालाकोट में कितने आदमी मारे गए, रक्षा मंत्री जी बताओ खड़े हो गए, तो बताना पड़ता है उनको, मना नहीं कर सकते आप कौन पूछने वाले हो, नहीं बताता मैं, ऐसे नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा, नियंत्रण रहता है। इसलिए वो कोई भी काम करते हैं तो पूरी निगरानी रखते हैं, उनको मालूम है कि अभी हम जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत पैसा बांट रहे हैं, तो कितने आदमियों को बट रहा है, वास्तविक लोगों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है 10 दिन बाद जब लोकसभा की मीटिंग शुरू होगी, अधिवेशन शुरू होगा, तो वहां सांसद खड़े होकर पूछेंगे हमारे से, बताइए वित्त मंत्री जी, गरीब कल्याण कोष के तहत कितने आदमियों को फायदा पहुंचाया आपने, कितने लोगों को नगद पैसा दिया, कितने आदमियों को आपने गेहूं दिया, कितने आदमियों को चावल दिया, कितने आदमियों को आपने खाना खिलवाया, कितने लोगों का आपने इलाज किया। कोरोना के मामले में सवाल पूछेंगे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे पूछेंगे बताइए अभी कोरोना महामारी के दौरान आपने कितने मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ, कितने आदमियों ने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराया या नहीं कराया, कितने व्यक्ति मारे गए बताइए साहब एक आंकड़ा, कितने संक्रमित हुए, उनमें से कितने ठीक हुए। ये सब सवाल पूछने का अधिकार होता है सांसदों का। ये जो 543 सांसद होते हैं ना, कोई भी पूछ सकता है इनमें से, तो इनको जवाब देना पड़ता है, इसलिए इस पर कंट्रोल रहता है सरकार पे सारा, लोकसभा का, ये मना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात नियंत्रण वाले में जो आती है, वो आती है मंत्रिपरिषद लोकसभा एलएस, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अपने काम के लिए। उत्तरदायी का मतलब ये होगा कि भाई जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो गलत किया, वो सही नहीं किया है और लोकसभा उस काम से संतुष्ट नहीं है, तो इस मंत्रिपरिषद को वो हटा सकती है। इसका मतलब ये समझो आप, उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, जो काम वो कर रही है, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है, सरकार चलाने का काम कर रही है ना, अगर उस काम से ये संतुष्ट नहीं है लोकसभा, तो क्या करेगी लोकसभा, इनको घर भी भेज सकती है, मोदी जी और उनके सारे मंत्रियों को। क्या पावर है उसको, मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे एलएस यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। एलएस का विश्वास प्राप्त होने का मतलब यह है, विश्वास प्राप्त का मतलब क्या है कि जब तक, जैसे लोकसभा की कुल कितने सदस्य हैं अभी 543 है ना एलएस कुल, तो कुल है कितने 543। अब विश्वास, इसको समझना, विश्वास प्राप्त है, इसकी परिभाषा को समझा रहा हूं आपको। विश्वास प्राप्त होने का मतलब क्या है, इसमें से 272 जो है ना, आधे से अधिक, आधे से अधिक जो व्यक्ति हैं यानी सांसद है, वो इसके फेवर में होने चाहिए। अब यहां 543 मैंने इसलिए लिखा कि यहां अध्यक्ष हालांकि वोट नहीं देगा, लेकिन जब विश्वास प्रस्ताव पर फैसला होता है तो इसको भी कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। 542 नहीं मानेंगे, यहां क्या मानेंगे, 543 ही मानेंगे, है ना। तो 272 व्यक्तियों का यानी सांसदों का विश्वास प्राप्त होने का मतलब ये है, यानी विश्वास प्राप्त का मतलब कम से कम 272 सांसद इनके फेवर में होने चाहिए, या नहीं सरकार बढ़िया काम कर रही है, उनके खिलाफ कितने 271 ही होने चाहिए। आप समझे, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है हमें, जैसे मोदी जी अभी कहें कि हमें, हमारी सरकार को या हमारे मंत्रियों को और मुझे सबको लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे
लोकसभा में 200 जो लोकसभा की कुल सांसद है उनमें से 272 सांसद ऐसे हैं जो हमारे पक्ष के हैं, जो अगर आज वोटिंग हो कि इसको सरकार को हटाया जाए या रखा जाए तो हमारे फेवर में मतदान करेंगे। इसका मतलब ये है, यानी विश्वास प्राप्त है। और यदि कोई कहे कि आपका विश्वास नहीं रहा, आपको वहां विश्वास प्राप्त नहीं है, कहां पे, लोकसभा में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब वहां जो कुल सांसद है ना उनमें से 272 सांसद कम से कम ऐसे हैं जो आपके खिलाफ है, आपके पक्ष वाले 271 या उससे कम ही रह गए, यानी आपका बहुमत नहीं रहा। दूसरी भाषा में क्या कहते हैं इसको, बहुमत नहीं है। तो बहुमत नहीं होता है ना तो फिर उसको घर जाना पड़ता है। यानी अगर आज मंत्रिपरिषद को हटाना है, मोदी जी को और उनके मंत्रियों को, तो लोकसभा के पास पावर है वो हटाने का। क्या करेगी वो एक प्रस्ताव लाएगी, उस प्रस्ताव का नाम होगा अविश्वास प्रस्ताव, कि हमें आपकी सरकार में मोदी जी विश्वास प्राप्त नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब ये अविश्वास प्रस्ताव अगर 272 सांसद इसके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो पारित, यानी सरकार गड़ जाएगी। पारित होने का मतलब क्या, सरकार हट जाएगी, फिर नए चुनाव होते हैं। या फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति जी चाहे तो चुनाव नहीं कराए, दूसरी पार्टी को बुला लेते हैं सरकार बनाने के लिए, चलो राहुल गांधी आप आओ, आप बनाओ अपनी सरकार, समझिए। तो ये 272, और अगर मैंने क्या कहा अविश्वास प्रस्ताव में, क्या अगर 272 से पारित हो गया प्रस्ताव तो मोदी जी को घर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके प्रस्ताव के यानी जो लाया गया ना अविश्वास प्रस्ताव, इसके पक्ष में 271 आए या उससे कम आए तो फिर मोदी जी घर नहीं जाएंगे। इसका मतलब उनको विश्वास प्राप्त है, कहां, लोकसभा में, समझे। यानी अगर 272 सांसद इनके हैं कम से कम तो यह माना जाएगा कि इनका लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यानी लोकसभा इनसे संतुष्ट है, इनकी कार्य से संतुष्ट है, ये पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इनके पक्ष के सांसदों की संख्या 272 से कम हो जाती है, यानी 272 या उससे अधिक सांसद ये मानते हैं कि मोदी सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही, इनको हटाएंगे, तो भी हटना पड़ता है। ये पद पर तभी तक रह सकते हैं जब तक कम से कम 272 सांसद इनके फेवर के हो, समझे आप। तो ये कितना बड़ा पावर है सरकार को हटाने का पावर। ये पावर सिर्फ और सिर्फ इसके लोकसभा के पास है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती, उसके पास कोई पावर नहीं है। आज मोदी जी को हटाना है ना तो राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण में क्या होता है, सवाल पूछ सकते हैं राज्यसभा के वो जो सांसद होते हैं मंत्रियों को बुला के, क्या समझे, वो सवाल जरूर पूछ सकते हैं, उत्तर तो इनको देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है घर भेज दे। लोकसभा को क्या पावर है नियंत्रण के मामले में, इसकी बड़ी जबरदस्त स्थिति है यहाँ कि वो सवाल तो पूछ ही सकती है, उनको घर भी भेज सकती है, पूरी सरकार को ही, पूरी की पूरे मंत्रिपरिषद को, समझे आप। तो ये जो विश्वास यानी अपने पद पर कब रहेगी, कब तक रहेगी मंत्रिपरिषद, जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी जब तक कम से कम 272 सांसद सरकार के पक्ष वाले हैं, यानी अगर वोटिंग कराएंगे तो सरकार के फेवर में वोट देंगे, वो कम से कम 272, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ही वो पद पर बनी रहेगी। ये लोकसभा का बहुत बड़ा पावर है। तो ये लोकसभा की शक्तियां हो गई, आपके कार्य हो गए। और इसको समझने के लिए देखो कई ऐसे, जैसे अभी जैसे हमने पढ़ाया आपको राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची। अब ये क्या भारत की संघीय व्यवस्था पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। वहां पे संविधान संशोधन है तो उसको संशोधन वाले चैप्टर में डिटेल से बताया जाएगा, उस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। यहाँ उतना ही बताया जितना लोकसभा से उसका लिंक है। तो हमने उसको जैसे संघ सूची वाला तो केंद्र राज्य संबंधों में विस्तार से बताएंगे उसको, यहाँ विस्तार से नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना है कि वीडियो सभी देखने, जब सब वीडियो देखेंगे ना तो हर वीडियो की हर लाइन, हर शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा राजनीति विज्ञान से संबंधित जो किसी एग्जाम में पूछा गया हो और आप उसका आंसर नहीं दे सकते। धन्यवाद।